We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आशा करती हूँ कि आप सभी ने 9th क्लास बहुत इजी वे में नहीं ली होगी और अच्छे से पढ़ी होगी। तो आप सभी का स्वागत है इस सेशन में जो है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन। दिस इज़ अ फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th और इस बात के बोर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपकी लेती हूँ। एसएसटी और साइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई टेक इट और मैं आपको एसएसटी और साइंस बहुत अच्छे तरीके से लीनियंट वे में, बहुत ईजी वे में आपको पूरी तरीके से समझा दूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So this is all that we are going the chapter chemical equations and reactions. So सबसे पहले आपको कुछ भी आगे स्लाइड्स दिखाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ केमिकल्स क्या होते हैं। पहले तो केमिकल पढ़ते हैं। केमिकल क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस आपने पढ़े होंगे कि जिसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से केमिकल्स क्या होते हैं? केमिकल्स यार हर चीज़ में होते हैं। केमिकल अगर हम देखें कर्ड है, दही है, मिल्क से हम सोर मिल्क यानी कर्ड बना रहे हैं, तो वो किस तरीके से बन रहा है? इट इज़ अ प्रोसेस। एक प्रोसेस है कि आप मिल्क में स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड डाल देते हैं, ठीक है, उससे क्या बनता है? बहुत सारा कर्ड बन जाता है। तो इस तरीके से ये क्या है? केमिकल प्रोसेस है। लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी आयरन में जंग लग जाना। आपने देखा होगा जो न्यू आयरन्स आते हैं घर में, अगर न्यू कोई आयरन चीज़ आई है तो वो बिल्कुल एक सिल्वरिश पैटर्न में हो जाती है, मतलब बिल्कुल अच्छी लगती है, वाइट कलर के पाइप्स होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो मतलब उसके अंदर वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, वो क्या होते हैं? वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हो बात? ब्लैक होने की वजह से क्या होता है कि वो जो होते हैं वो रस्ट हो जाते हैं, यानी रस्टिंग, आयरन रस्टिंग जो होती है वो शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा जो लोहे के वो होते हैं रोप्स जो होती हैं जिसमें क्वाइलिंग फेस में होता है, तो वो तो आपने सबने देखी होगी। तो उसमें भी क्या होता है? वो रस्ट हो जाता है। दो ऑल आर केमिकल्स एंड केमिकल इक्वेशंस। और केमिकल इक्वेशंस का मतलब मैंने आपको इसको क्या करा, एक रिप्रेजेंटेटिव वे में बता दिया कि भाई जो कर्ड है या आयरन है वो किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। लेकिन इनके लिए भी कोई इक्वेशंस होंगी। इक्वेशंस का मतलब किसी चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करना इक्वेशंस की फॉर्म में, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड इज गोइंग टू बी सेकेंड टॉपिक, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। वेट अ सेकेंड। बैलेंस एंड अनबैलेंस ऑफ chemical equation. So balance and unbalanced chemical equation and balancing of chemical equation. सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है और उनकी केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होती है। सो पहली बात तो हम केमिकल रिएक्शन पढ़ लेते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इनटू अनदर chemical substances is known as chemical reaction. For example, rusting of iron, the sitting of milk to curd, the digestion of food, respiration, etc. केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इनटू द अनदर केमिकल सब्सटेंसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन मैंने आपको बता दिया। द सिटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड मैंने आपको बता दिया। डाइजेशन ऑफ फूड शायद आपने अगर लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर कहीं से पढ़ा हो, वरना मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसमें आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी कि डाइजेशन ऑफ फूड भी एक प्रोसेस है, उसमें भी एक केमिकल इक्वेशन होती है। आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे। और बायोलॉजी में ये क्यों होती है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है जो ये एक्टिविटी करता है। म्यूकस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, जितने ये एंजाइम्स होते हैं ये सब इसका वर्क करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में भी आप थोड़ा बहुत डिफरेंसेस समझते होंगे या फिर आप समझेंगे किसमें, आने वाली वीडियोस में जो लाइफ प्रोसेसेस की आएंगी उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगी। वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सो उसको तरफ अभी नहीं ध्यान दे रहे हैं। अभी जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो देखते हैं। सो केमिकल इक्वेशन समझ में आ गई होंगी, केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया होगा कि नया सब्सटेंसेस जिससे फॉर्म हो सकता है।
Now, in a chemical reaction, new substances is formed which is completely different in properties from the original substances. So the chemical reaction is a chemical change take place. Chemical reaction में chemical changes take place होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ. Only a rearrangement of atoms take place in the chemical reactions. So इसको थोड़ा सा मैं आपको ट्रिकी बना के इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझाती हूँ. आपने मिल्क लिया, ठीक है, आपने क्या लिया, दूध लिया. दूध को आप बहुत अलग तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हो. आपने क्या किया, दूध आप उसको कॉफ़ी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो. यू कैन मेक इट कॉफ़ी. ठंडी का मौसम मतलब गर्म, आपको लगता है वो गर्म अच्छा चीज़ चाहिए या फिर हॉट चीज़ चाहिए, तो आप उसे कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी जो भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू. तो आप उसको एक मीडियम तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. अब मिल्क में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मिल्क में क्या होगा, आपने कभी देखा है, आपने कभी मिल्क और कर्ड दोनों में सेम प्रॉपर्टीज़ देखी हैं. प्रॉपर्टीज़ मतलब मिल्क आपने कभी खट्टा देखा है, खट्टा पिया है मिल्क आपने कभी खट्टा पिया है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता पिया होगा, लेकिन पिया है तो कमेंट में बताइएगा. मिल्क कभी भी खट्टा नहीं होता, लेकिन कर्ड खट्टा होता है. सोर इन टेस्ट होता है वो, सोर इन टेस्ट. तो इट्स मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ मिल्क की प्रॉपर्टीज़ से डिफ़र हैं. इट्स नॉट सेम. तो सेम ना होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंशिएट्स हो सकते हैं. तो यहाँ पे एक लाइन है, द सब्सटेंसेस विच टेक प्लेस इन द केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट. द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट एट द केमिकल आर कॉल्ड, सॉरी मैंने यहाँ लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. Okay, so note me down in the comment section, in making of milk to curd, which is a reactant and which is a product. ये बहुत easy सा क्वेश्चन है. अगर आपने इस पार्ट को अच्छे तरीके से समझा होगा तो आप अच्छे से बता पाएंगे. So moving through the next slide, that is example. तो एग्जाम्पल है एक, इसका मैं आपको इससे आपसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है. The burning of magnesium in the air to form magnesium oxide is an example of chemical reaction. Before moving that, I wanted to tell this question that has come in the board particularly. That question is, what phenomena or what law is used to balance a chemical equation? सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, लेकिन कमेंट में इसकी डेफिनेशन बताएंगे. मैं बता रही हूँ कि कौन सा लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th. इससे सेशन के लास्ट में मैं आपको उसकी डेफिनेशन भी बता दूंगी, लेकिन अभी आप पहले उसको कमेंट में बताइए कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है. चलिए, सो मैंने यहाँ पे आपको बताया. तो पहला इसको समझिए कि यहाँ है 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और इसमें बोला है 2 MgO, ठीक है. बिफोर बर्निंग इन द एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद सैंड पेपर. ये तो एक नोट की बात है, ये तो एक अलग सा डिफ्रेंशिएट आपको दिख रहा है. ये वाला, ये जो लाइन मैंने इसमें ऐड किया है, ये तो आपका डिफरेंट क्वेश्चन से आता है, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं. 2 Mg प्लस O2 gives 2 MgO. देखिए इसमें हमने इसको क्या लिखा है, इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, ठीक है. तो यार मैग्नीशियम है, क्या बोला है, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर. जहाँ पे भी आपको पूरी केमिस्ट्री में एयर पता चल जाए तो वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है. तो ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज 2 Mg प्लस O2 गिव 2 MgO, ठीक है. सो आप इसको देख लीजिए, बिफोर बर्निंग. इसको देखो यहाँ पे बोला है, जब आप बर्न करते हैं ना किसी भी चीज़ को एयर में यानी ऑक्सीजन में, तो आपको क्या करना है, आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से बर्न कराने के लिए उससे क्या करना है, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर को हटाना है, जिससे वो अच्छे तरीके से बर्न हो पाए. तो बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग द सैंड पेपर. दिस इज डन to remove the protective layer of the basic magnesium carbonate from the surface of magnesium ribbon. देखिए समझ आ रहा है, to remove the protective layer. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, to remove the
टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके, तो रिएक्टेंट जो होता है सब्सटेंस विच टेक प्लेस इन द केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। दैट इज रिएक्टेंट कौन सा होगा आप मुझे बताइए, रिएक्टेंट्स कौन सा है इसमें से? रिएक्टेंट है बेटा ये वाले जो दो हैं, ये आर रिएक्टेंट्स, दे आर रिएक्टेंट्स एंड दिस आर प्रोडक्ट्स। ओके, सो इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या मुझे बताना है। जो कमेंट में मैंने आपसे आंसर पूछा है तो आपको आंसर यहाँ से मिल गया होगा, वैसे तो नहीं मिला तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। पहली बात तो मैं इसका आपको ओवरव्यू बता देती हूँ। ओवरव्यू उसका क्या है कि देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, पहली बात तो समझिए। कैरेक्टरिस्टिक किसी की विशेषता है कि हम केमिकल रिएक्शन को कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देखो इवोल्यूशंस ऑफ गैसेस, चेंजिंग इन कलर, चेंजिंग इन टेम्परेचर, देखिए आप आगे भी देखेंगे, चेंज इन स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस, फॉर्मेशंस ऑफ प्रेसिपिटेट। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको मतलब डिफाइन कर सकते हैं, इसको एक एक करके समझते हैं। तो क्वेश्चन है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस का मतलब है कि इवोल्यूशन का मतलब कि गैस का बाहर आना। तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन द जिंक एंड द डाइल्यूटिक सल्फ्यूरिक एसिड इज अ characterized by the evolution of hydrogen gas. Evolution of hydrogen gas. So इस पहले 1 मिनट वीडियो को पॉज कर इसमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है उसको रीड करो कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे एक मैं वर्ड बता रही हूँ आपको, डाइल्यूट का क्या मतलब होता है। डाइल्यूट का मतलब बेटा होता है जो वाटर में एडेड हो, और कंसनट्रेटेड का मतलब होता है जो प्योर हो। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो बेटा जिंक का फॉर्मूला Zn होता है, Zn प्लस H2SO4। पता होगा आपको H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ये बहुत इजी पीसी सा मेथड है, आप समझ सकते हैं। H2SO4 और Zn प्लस SO4 प्लस H2। ठीक है, तो इसे आप इसको सिर्फ आपको इसमें कुछ याद नहीं करना यार, एक इक्वेशन सबकी याद कर लो। केमिकल इसकी एक इक्वेशन तो यू हैव डन। ठीक है, आपको इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना मैं आपको बता देती हूँ। तो चेंज इन कलर में हम क्या कर सकते हैं, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सिट्रिक एसिड एंड द पर्पल कलर्ड पोटेशियम पर मैग्नेट कॉन्ट्रीब्यूट सॉल्यूशन इन characteristics by a change in color from a purple to colorless. The chemical reaction between the sulfur dioxide gas and potassium solution is characterized by the change in color from orange to green. इसमें से आप इतना याद कर लीजिए, it's enough. ठीक है, so now moving to the third, that is change in states of substance. तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, स्टेट्स का चेंज होना। मुझे बताइए आप कि केमिकल रिएक्शन अगर वाटर को हम आइस बना रहे हैं तो इट्स अ केमिकल रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन reaction of a candle wax it characterized by the change in states from the solid to liquid and gas, because a wax is a solid water formed by the contribution of wax is a liquid at room temperature, whereas carbon dioxide produced by the contribution of wax is a gas. समझ रहे हैं आप बात को? वैक्स जब वो होती है वो सॉलिड है, वो उसको एक गैशियस फॉर्म में भी निकालते हैं और एक वैक्स की तरह भी निकाल सकते हैं। देयर आर सम रिएक्शन विच इज शोन मोर दैन वन करेक्टर्स। उसके वन करेक्टर्स भी शो, मतलब उसने गैस भी शो किया, लिक्विड भी शो करा, तो उसने कुछ ज़्यादा करेक्टर शो किया। ठीक है, अब आते हैं चेंज इन टेम्परेचर। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द क्विक लाइम वाटर टू फॉर्म स्लेग लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंजिंग इन टेम्परेचर which rises in temperature. The chemical reaction
between zinc granules and white sulfuric acid is also characterized by the change in temperature which is rise in temperature. समझ रहे हैं आप बिल्कुल. तो क्विकलाइम को जब हम स्लेगलाइम से शुरू करेंगे उसका टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ जाएगा. सो ये है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़रूर आता है. इसको मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देती हूँ. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड and barium chloride solution is characterized by the formation of white precipitate from the barium sulfate. BaCl plus H2SO4 give BaSO4 plus HCl. ठीक है, इसी को हमने रिएक्शन में लिख दिया. ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का रिएक्शन है, बहुत बार आता है. एक रिएक्शन और है आपकी एनसीईआरटी में, नो बी डाउन इन द कमेंट सेक्शन. उसमें वाइट कलर ऑफ प्रेसिपिटेट बनता है, वाई आयोडाइड ऑफ प्रेसिपिटेट. मे बी ये शायद हो सकता है एक्स्ट्रा बुक में हो, लेकिन हो सकता है आपके एनसीईआरटी में गिवन हो. मैंने चेकआउट नहीं किया है, प्लीज़ चेकआउट एंड नो मी इन द कमेंट सेक्शन. सो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. सो केमिकल रिएक्शन क्या होता है बेटा? केमिकल रिएक्शन मैंने बता दिया. रिप्रेजेंटेटिंग ऑफ केमिकल representation of the chemical reaction using symbolic and the formulas of the substances is called chemical equation. इसका एक एग्जाम्पल देखें तो बेटा ऐसे हो सकता है, a plus b gives c plus d. In equation a b are called the reactants and c d are called the products. तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. The arrow show the direction of the chemical reaction condition if any is written in the journal above the arrow. यानी इसका मतलब गिव्स ही होता है, इक्वल्स टू होता है मतलब, लेकिन हम इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में से हम इसका साइन दे देते हैं. ठीक है, एरो का. तो देखो, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर. दिस रिएक्शन can be represented by the following chemical reaction. Hydrogen plus oxygen gives water. तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला तो बहुत कॉमन है, जिससे सबको पता होगा कि H2 प्लस O2 अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा? H2 वाटर. और अगर हम इसे बैलेंसिंग देखें, बैलेंसिंग का मैं एक सेपरेट सेशन आपका ज़रूर लाऊंगी, जिसमें मैं आपको अच्छे तरीके से बैलेंसिंग समझा दूंगी. बैलेंसिंग का पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. पहली बात तो आपकी 25-27 मार्क्स की तो केमिस्ट्री आती है, उसमें भी आपको बैलेंसिंग का पूछा जाएगा. इट्स नॉट मैटर. ठीक है, और एनसीईआरटी को याद कर लीजिए आप, उसी का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है. तो देखते हैं. इन द फर्स्ट इक्वेशन द वर्ड्स आर यूज एट द सेकेंड सिम्बल्स ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर convince the symbols of a chemical reaction is used to represent chemical equations. इसको ये तो बहुत सिम्बॉलिक सा मीनिंग है इसका कि यार अगर वो पहले ये गिवन था हमें कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है वो वाटर बना रहा है, तो इसको हमने नीचे लिख दिया उसी वे में. ठीक है, तो इसको देखो, द केमिकल इक्वेशन कैन बी डिराइव बाय द टू अ बैलेंसिंग इक्वेशन एंड द अनबैलेंस इक्वेशन. ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको इसको शो कर दिया था. तो बैलेंस इक्वेशन मैं आपको अब यहाँ पे समझा देती हूँ अच्छे तरीके से, फिर बाद में हम इसको प्रैक्टिस कर देंगे. अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ अ नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड. दोनों साइड पे इक्वल नंबर ऑफ क्या होते हैं? एटम्स होते हैं. तो वो क्या कहलाता है? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो यहाँ पे एक आपको एक वो दे रखा है एग्जाम्पल, जो मैंने पीछे भी दिया था. मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे भी वो रखा है जिससे आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएँ. Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2. जिंक में अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन आपको मिलेगा. तो इन दिस रिएक्शन the zinc and the sulfate are equal on the both sides, so the balanced chemical equation according to the law of conservation of mass. ये आपको पता चल गया होगा, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था जिसने आंसर दिया होगा उसको पिन कर दूंगी मैं. तो mass can neither be created nor be destroyed to by the law of total mass of elements present must be equal to the total mass elements present in the product. कितनी बड़ी लाइन में आपको सिर्फ इतना बताया है कि यार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में एटम्स के नंबर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए.
ठीक है, इतना तो पता चल गया यार, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो इतना तो आपको अभी नोन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अनबैलेंस। अब बैलेंस ये है कि बैलेंस ये है ना कि भाई दोनों साइड में इक्वल हैं, दोनों साइड में इक्वल हैं, तो यार इधर होगा कि दोनों साइड में इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं जरा, if the numbers of each element in the reactant is not equal to the numbers of atoms of each element presented in the product is called the unbalanced chemical equation। अगर हम इस वाले एग्जाम्पल को देखें, Fe plus H2O give Fe3O4 plus H2। यहाँ पे यार Fe के 3 है, यहाँ में दिख रहे हैं Fe के 3 है, लेकिन Fe का यहाँ पे ओनली 1 है, तो दिस इज नॉट बैलेंस। ठीक है, सो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। Numbers of atoms of elements are not equal to the two sides of the reactant. For example, the left hand side only one iron atom is present while the 3 iron atoms are present at the right hand. Therefore, this is unbalanced. ठीक है, मैंने जो समझाया Fe तो समझाया मैंने आपको, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, और Fe का वो क्या होता है, Fe हमारा Fe तो होता है बेटा आयरन, Fe इज आयरन, नथिंग बट आयरन, आयरन ही तो होता है। ठीक है, तो नथिंग बट आयरन। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं? केमिकल रिएक्शन मैं आपको अभी शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देती हूँ। केमिकल रिएक्शन 4 टाइप के होते हैं, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन से आपको यार मतलब ही समझ में आ रहा होगा। कॉम्बिनेशन, कंबाइन का मतलब क्या होता है यार, किसी 2 चीज़ को जोड़ना, समझ रहे हो, 2 चीज़ को ज्वाइन कर लेना। तो टाइप्स ऑफ केमिकल्स रिएक्शन आर क्लासिफाइड एज in which 2 or more substances combine to form one products are called combination reaction. A generally combined reaction can be represented by the chemical reaction given here, that is A plus B equals to AB. ठीक है, समझ रहे हो। और इसका एक इक्वेशन मैंने आपको पीछे दिया था जो मैग्नीशियम वाला था, वो आप चेक इट आउट कर सकते हो, उससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसको समझ लो यार एक बार, इसको A plus B जो मैंने बताया है, इसका मतलब जो है यार बहुत ही लाइट मतलब है और बहुत इजी मतलब है कि यार 2 चीज़ अगर कंबाइन हो रही हैं और तीसरी चीज़ बना रही है तो वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज से तो अलग होंगे, तो मैं आपको बता चुकी। ठीक है, तो वो अलग होगी, अलग चीज़, अलग रिप्रेजेंटेशन होगी, और वो A plus B AB बना रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन है। बहुत ईजी सा है ये। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ, सॉरी वेट अ सेकेंड, या व्हेन कार्बन इज बर्न इन ऑक्सीजन। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हेन कार्बन इज बर्न इन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन फॉर्म इन द रिएक्टेंट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने आपको दूसरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिया है जो ये है, या आप अच्छे समझ गए होंगे। अब दूसरा आता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन से बिल्कुल उल्टा है। क्यों उल्टा है यार? क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, पीछे क्या था, A plus B इज इक्वल्स टू AB था, यहाँ क्या है बेटा, AB इज इक्वल्स टू A plus B, यानी दे आर डिफरेंट, दे आर वाइस, मतलब ये अलग है, उसका अपोजिट है ये। ठीक है ना, तो पढ़ लेते हैं एक बार। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेज एंड 2 and more products or elements are known as a decomposition reaction. Decomposition reaction is just the opposite of combination reaction that I have already told you. A generate the chemical reaction can be represented as follows, जैसे मैंने आपको बता दिया, AB is equals to A plus P, यानी इस फॉर्मेट में आपका एक्शन होगा। इस फॉर्मेट में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जो हमें NCERT में गिवन है, और ये जो है ये मैंने आपको पीछे एक बताया था। ठीक है, ये मैंने आपको मे बी पीछे अगर बताया होगा, स्लेग लाइन वाला जो एग्जाम्पल था उसका एग्जाम्पल में भी है ये, तो इसको देख सकते हैं। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेज इनटू द कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CaCO3 plus SCOO
प्लस CO2, ये हीट है, ठीक है। हीट का साइन हम ऐसे भी बना सकते हैं ट्रायंगल, और हम नॉर्मल हीट भी लिख सकते हैं। अब दूसरा आता है व्हेन सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्साइड हीट इज इट डिकम्पोज इट इनटू द फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो यार अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि फेरिक ऑक्साइड क्या है, वाटर क्या है, तो आपको 9th आपने अच्छे से नहीं पढ़ी, ठीक है। तो 9th अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ी तो उसको 9th को थोड़ा रिव्यू करके आओ, तब आपको ये थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। Fe+OH का होल थ्राइस गिव्स Fe2O3 + 3H2O वाटर। अब इसको देखते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन, या डिकम्पोजिशन जो होती है वो टाइप, इसमें 3 टाइप की होती हैं। द थर्मल डिकम्पोजिशन दैट सेज दैट हीट, थर्मल मीन्स हीट से रिप्रेजेंट होता है। तो इसमें हमने एक एग्जाम्पल है जो हमारा NCERT में गिवन है, दैट इज 2PbNO3 whole twice heat gives 2PbO + 4NO3 + O2, that is known as thermal decomposition of a substance on heating. हीटिंग से याद रख सकते हैं आप। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन जो होता है वो बहुत ईजी पीजी सा टॉपिक है। तो रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोजेड इनटू द सिमिलर कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज decomposition reaction or electrolysis decomposition. When electricity is passed, it decomposes into hydrogen and oxygen. Okay, now moving to the second slide, that says decomposition reaction का एक एग्जाम्पल भी है। ये फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन है कि जो जहाँ पे 2AgCl होता है वो सनलाइट फॉर्म में होता है। थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन जो होता है वो होता है हीट के लिए, और फोटोलाइसिस जो होता है वो होता है सनलाइट के लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो एक एग्जाम्पल है वो है 2AgCl, ठीक है, सनलाइट 2Ag और आपको Cl2। इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। यहाँ इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है उसके लिए, किसके लिए, कलर के लिए। तो बेटा जब AgCl सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो वाइट कलर का होता है, लेकिन जब वो सनलाइट में आता है तो वो ग्रे हो जाता है। सो नाउ मूविंग टू द another topic, that is displacement reaction, the chemical reaction in which more reactive element displaces and less reactive elements from its compound is known as displacement. So displacement reaction are also known as a substitute reaction or a single displacement or replacement reaction. इसके इतने सारे नाम हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं इतने सारे नाम हैं इसके, आप इसके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो बोर्ड्स में आपको आएगा वो डिस्प्लेसमेंट या फिर रिप्लेसमेंट आ सकता है। इसका आप एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। A+BC, अगर मान लीजिए B जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है A से, तो ये क्या करेगा, ये इसको डिफ्लेक्ट करेगा, तो AC बन जाएगा +B, यानी ये B को भगा देगा। एक बार फिर से देखते हैं यार, अगर AB है और यहाँ पर सॉरी मैंने यहाँ पे क्या रखा था पहले, A+BC गिव्स, ये अगर इससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, इसे रिप्लेस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा AC+B, ठीक है, समझ रहे हैं। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल रख दिए हैं। ये बहुत इजी सा एग्जाम्पल है। Zn+HCl गिव ZnCl + H2, Zn+CuSO4 गिव ZnSO4 + Cu। यहाँ पर कॉपर इससे ज़्यादा रिएक्टिव था तो इसने इसे कॉपर को रिप्लेस कर दिया। यहाँ कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, तो उसने क्या करा, कॉपर को रिप्लेस करा, भाई मैं आऊँगा यहाँ पे मेरी जगह, तो उसने क्या करा, ZnSO4 बना दिया। इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज है, उसको आप NCERT से चेक इट आउट कर सकते हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन विच वन एक्सचेंज बिटवीन द 2 रिएक्टेंट फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको उसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ। दैट इज BaCl + NaSO4 गिव BaSO4 + NaCl, यानी ये इससे ज़्यादा, BaSO4 NaCl से ज़्यादा रिएक्टिव था तो उन्होंने अपनी जगह यहाँ बना ली BaSO4 में, ये BaSO4 हो गया और ये क्या हो गया NaCl। NaCl क्या है, कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड क्या है, NaCl।
तो इसी के एग्जाम्पल में एक यहाँ पे भी एग्जाम्पल है, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। ये आप देख सकते हैं। एक नोट आपको यहाँ पे गिवन है, द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म is known as precipitation reaction, neutralization reaction and also known as double displacement reaction. Okay, समझ रहे हैं आप? यहाँ जो मैंने नोट्स की फॉर्म में नोट लिखा है उसको कभी भी आप स्किप मत कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मैं आपको सब बता चुकी हूँ, वाला जो आपको समझना है एक्वा सॉल्यूशन वाला। न्यूट्रलाइजेशन आप ये समझ, द रिएक्शन इन विच द एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर बाय द एक्सचेंज ऑफ गैस एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको आपको पढ़ने की अभी कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट आ रहा था तो मैंने उसको डाल दिया, लेकिन अभी नीड नहीं है, वो आप एसिड बेस सॉल्ट्स में आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, द रिएक्शन इन विच फॉर्म्ड ऑफ बाय मिक्सिंग द एक्वस सॉल्यूशन टू सॉल्ट्स इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आता है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, addition of oxygen or non-metal elements are removed by the hydrogen or metal elements from the compound are known as oxygen and oxidation and there उसका उल्टा ही जो है वो है रिडक्शन, यानी जो भी ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूस होगा, सॉरी, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में यही वाला जो है वो मोटिव है, ठीक है। तो चैप्टर जो है वो हो गया है कंप्लीट। सो वीडियो अगर थोड़ी सी भी समझ आई हो तो नोट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के नोट्स कैसे लगे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो बुरी लगी है तो प्लीज़ ग्रीन लिखिए नीचे, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ ब्लू लिखिए। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैंने अच्छे समझाया होगा, मेरी कोई गलती हुई हो, मुझे आप कोई फीडबैक देना चाहते हो, फीडबैक इज़ फीडबैक। फीडबैक ये नहीं होता बुरा गंदा, वो फीडबैक इज़ फीडबैक। आप मुझे फीडबैक दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो अंटिल दैट कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग विद मी। दिस PDF विल बी downloaded from you as a description box but not before 100 likes। 100 लाइक चाहिए भाई, शर्त है, मजाक कर रही हूँ। 100 लाइक कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको पूरे सिर्फ 12 to 10 पेजेस में आप उसको पूरी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 पेजेस एंड में भी आपको वेलकम के लगाए थे स्टार्टिंग में भी, और उसमें मैंने 12 पेजेस में सब कुछ बढ़ा दिया, तो आपको इसको बहुत ईजी से आप समझ लेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो आएगी एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की, उसे भी हम 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे। इससे डिटेल वीडियो नहीं बन सकती थी, ठीक है। एक एक पॉइंट कवर हुआ है, एक एक चीज़ कवर हुई है। सो प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट, शेयर। Thank you. That's it for the video.